हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिम्बा क्लासेस। मेरा नाम है मोहित लिम्बा और आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मनसबदारी पद्धति और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इग्नू एमए हिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में। जो आपका पेपर कोड है MHI04 में, ये उस पेपर में आपके कवर होगा। ये इस ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आपके आ जाता है कि अकबर की जो मनसबदारी व्यवस्था थी या फिर अकबर की जागीरदारी व्यवस्था थी, उससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। या फिर मुग़ल प्रशासन में जब पूछ ले एडमिनिस्ट्रेशन वाला, तब भी इसमें ये लिखना होता है आपको। तो शुरू करते हैं। मनसब जो वर्ड है एक्चुअली वो है एक फारसी शब्द जिसका मतलब होता है प्रतिष्ठा का स्तर, पद। मनसबदारी जो व्यवस्था थी अकबर ने अपने स्टार्ट किया था 1575 में। देखो, अकबर ने शासन किया था 1556 से लेकर 1605 तक, 1556 टू 1605, अराउंड 49 ईयर्स के अराउंड इसने, अकबर ने 50 ईयर्स के अराउंड इसने शासन किया था। और जब लगभग उसके शासन को लगभग 19वां जो साल था, तब इसने मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया था। जो बाबर के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे उसे वजहदार कहा जाता था। अकबर के समय उनको कहने लगे मनसबदार। तो मतलब ये जो मनसबदार होते थे क्या होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, ये एक पद था। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को मनसबदार कहते थे। अकबर की जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो मंगोलों की जो दशमलव प्रणाली थी उसके ऊपर आधारित थी। और ये मंगोलों की सैनिक व्यवस्था से भी प्रभावित थी। किंतु प्रेरणा भले ही मंगोल पद्धति से मिली हो, लेकिन अकबर ने अपनी प्रतिभा के अनुसार, अपनी इंटेलेक्चुअल लेवल के अकॉर्डिंग इसने उसको चेंज कर दिया, उसका अपना एक मेथड बना दिया, जिसमें अमीर वर्ग होते थे, कुछ आर्मी वाले होते थे, कुछ सिविल ऑफिसर होते थे। इन्होंने तीनों को मिला के एक यूनिफाइड कर दिया। मतलब आज अकबर की मनसबदारी व्यवस्था में अमीर वर्ग, सेना और सिविल अधिकारी तीनों का एकीकरण कर दिया गया था। प्रत्येक मनसबदार का जो रैंक होता था उसमें 2 डिजिट होते थे। ठीक है, मतलब मनसबदार के हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा मनसबदार थोड़ा रिच है, कौन सा मनसबदार थोड़ा लोअर लेवल पे है, तो उसका पता लगता था। देखो, 2 डिजिट होते थे, 2 अंक होते थे, 2 डिजिट होते थे। जो 2 डिजिट थे उसमें से जो पहला वाला जो डिजिट था वो था जात रैंक से रिलेटेड, और जो सेकंड वाला था वो था सवार रैंक से रिलेटेड। जात का मतलब क्या था? जात जात शब्द से किसी भी अधिकारी की श्रेणी, अधिकारी के बीच में उसका स्थान और उसका वेतन डिसाइड होता था। मतलब जात के अकॉर्डिंग उसकी एक तो श्रेणी डिसाइड होती थी, उसका जो स्थान होता था वो डिसाइड होता था, और जो उसकी सैलरी होती थी वो डिसाइड होती थी। और सवार रैंक से ये निर्धारित होता था कि संबंधित अधिकारी के अंतर्गत कितनी सेना रखी गई है। सवार से हमें पता लगता था कि उसके अंडर में कितनी आर्मी है, और जो जात से पता लगता था कि उसके अंडर वो कौन से ऑफिसर्स के बीच में उसका क्या रैंक है, क्या सैलरी है, और कौन सी श्रेणी से वो रिलेटेड है। और मनसबदार की हमें 3 प्रकार की श्रेणियाँ मिलती हैं। एक तो सवार रैंक जात के रैंक के बराबर वाली, एक सवार रैंक जात रैंक से आधा या आधे से अधिक, और एक सवार रैंक जात रैंक के आधे से कम। कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन सवार रैंक होती है वो जात रैंक से अधिक नहीं हो सकती थी। अबुल फजल थे, उन्होंने एक आईने अकबरी लिखा था, उसमें हमें पता लगता है कि मनसबदार की 6 श्रेणियाँ थी, लेकिन पर उनमें से भी 33 श्रेणियाँ प्रचलित थी। मनसबदारों की 6 थी, और लेकिन टोटल वैसे बता रहे 33। थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए। आपको जो मतलब समझना है कि मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, किस टाइप से, क्या था, जात था, क्या सवार था। आपके छोटे क्वेश्चन में जात और सवार सीधा भी पूछ सकते हैं, तो थोड़ा बहुत ध्यान रख लीजिएगा। राजकुमारों को कभी कभी बड़ी मनसबदारी भी दी जाती थी। उदाहरण के लिए दारा शिकोह को 60,000 रैंक की मनसबदारी दी गई थी। जो 10 से लेकर 500 जात तक होता था वो मनसबदार कहते थे। 500 से लेकर लगभग 2,500 तक का होता था जिसके पास जात, उसे अमीर कहते थे। और जिसके पास 2,500 से भी अधिक जात होता था उसे अमीर उल उम्दा कहते थे। देख रहे हो, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे इनका नाम चेंज हो रहा है, मनसबदार, अमीर और अमीर उल उम्दा। प्रत्येक सवार पर 2 घोड़े रखे जाते थे। ठीक है, और उसे दह बिश्ती प्रणाली कहा जाता था। दह बिश्ती प्रणाली भी कोई पूछ ले तो कहते प्रत्येक सवार पर 2 घोड़े रखे जाते थे, उसे कहते थे दह बिश्ती प्रणाली। जिस सवार के पास एक घोड़ा होता था उसे आधा सवार या नीम सवार कहा जाता था। मनसबदारी सिस्टम है, देख लीजिए। मनसबदार क्या करता था, एक होल्ड करता था। मनसबदार होल्डर ऑफ अ रैंक। जो मनसबदार होता था वो होल्ड करता था एक रैंक को, और हर ऑफिसर को एक रैंक दी जाती थी या मनसब दी जाती थी उसके जॉब की प्रकृति के अकॉर्डिंग। मनसबदार होल्डर ऑफ अ रैंक, एवरी ऑफिसर गिवन ए रैंक और मनसब ऑन द नेचर ऑफ जॉब।
देखो सैलरी दी जाती थी या जागीर दी जाती थी रैंक के अकॉर्डिंग। जितना ज़्यादा रैंक होता था उतनी ज़्यादा सैलरी होती थी, है ना, उतनी ज़्यादा जागीर मिलती थी। अब देखो उनकी सैलरी थी, या तो आप सैलरी पैसे के रूप में कैश के रूप में मान लीजिए, और एक या मान लीजिए जागीर के रूप में। अब जागीरदारी व्यवस्था में आगे बढ़ेंगे तो इसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और मान लीजिए कि कोई जो मनसबदार है वो मर जाए, तो अब ऐसा नहीं था कि वो जो उसको मिली हुई मनसबदारी है वो उसके उत्तराधिकार के रूप में आगे बढ़ रही है, उनके बच्चे के पास जा रही है। मरने के बाद वो मनसबदारी जो व्यवस्था थी, मनसब था, वो वापस राजा के पास चला जाता था। आफ्टर हिज डेथ बैक टू द किंग। ठीक है। और ये कैलवरी लॉयल ट्रस्ट सोल्जर, ये आप देख सकते हो। आगे देखते हैं हम। मनसबदारी की नियुक्ति में मीर बख्शी बादशाह के सामने प्रत्याशियों को प्रस्तुत करता था। जो मीर बख्शी थे वो बादशाह के सामने लाता था कि भाई साहब ये प्रत्याशी हैं, इनको हम नियुक्त कर सकते हैं। बादशाह मनसबदारों को नियुक्त करता था। फाइनल डिसीजन होता था बादशाह का। नियुक्ति में खान जादों को प्राथमिकता दी जाती थी। इस व्यवस्था में प्रतिभा के लिए भी गुंजाइश थी। अगर कोई बंदा टैलेंटेड है तो ऐसा नहीं है कि टैलेंट की कोई कदर नहीं होती थी, टैलेंट की कदर की जाती थी। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गुंजाइश थी इसके। जो ऑफिसर थे उसको क्या प्रमोशन भी किया जा सकता था और डिमोशन भी। मतलब आप मान लीजिए कि प्रमोशन कर सकते थे, अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसे प्रमोशन कर दिया, उसे पदोन्नति कर दिया, और अगर अच्छा नहीं कर रहा है तो उसको अवनति कर दिया। मुगल मनसब का आकर्षण इतना तीव्र था कि 1636 में बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह ने शाहजहाँ से बीजापुर के अमीरों का मनसब नहीं देने का अनुरोध किया था। बहुत ही ज़्यादा ये पॉपुलर था। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था बहुत ही पॉपुलर थी। तो अब हम पढ़ते हैं आगे जागीर प्रथा। जागीर प्रथा क्या थी? देखो मनसबदारी व्यवस्था समझ में आया। मनसबदारी व्यवस्था में आपको दो चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। देखो एक पहली बात तो ये है कि ये सिंपल सी बात है कि जितना ज़्यादा मनसब होता था उसकी स्थिति उतनी ही ज़्यादा सुदृढ़ मानी जाती थी। मनसबदार क्या होता था? एक होल्डर होता था, वो होल्डर ऑफ ए रैंक होता था, उसे कहते थे मनसबदार। और एवरी ऑफिसर गिवन ए रैंक और मनसब ऑन द नेचर ऑफ जॉब। जिस अकॉर्डिंग का जॉब होता था, जो उनके जॉब की प्रकृति होती थी उसके अकॉर्डिंग उनको मनसब रैंक दिया जाता था। और जो पैसे वगैरह उनको सैलरी कैसे देते थे? सैलरी या तो कैश वगैरह में देते थे या जागीर के रूप में सैलरी दी जाती थी रैंक के अकॉर्डिंग। देखो जिसका ज़्यादा रैंक होगा उसको उतनी ज़्यादा जागीर मिलती थी, उतनी ज़्यादा उनको सैलरी मिलती थी। अगर जैसे जैसे उनकी मतलब रैंक कम होता जाएगा वैसे वैसे उनकी सैलरी और जागीर भी कम दी जाएगी। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए कि जो मनसबदार है वो मर जाए तो फिर वो मनसब किसके पास जाएगा? वो उसके आने वाले उत्तराधिकारी के पास नहीं जाएगा, वो जाएगा कहाँ पर? किंग के पास। और मैंने आपको बताया कि जो एक तो इसमें जात होता था और एक ये रैंक टाइप सवार होते थे। और ये जो वर्ड है मनसब, वो वर्ड है एक्चुअली फ़ारसी का वर्ड है जिसका मतलब होता था प्रतिष्ठा का स्तर। और ये स्टार्ट हुआ था 1575 में। और मैंने बताया कि अकबर ने शासन करना शुरू किया था 1556 में। और 1556 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का शासनकाल रहा। लगभग 50 साल के अराउंड 50 ईयर्स के अराउंड इसका शासन रहा था। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे बाबर के टाइम पे उससे पहले वजाहदार कहते थे, और अकबर के टाइम तक आते आते उसे मनसबदार कहने लगे। और ये जो मेथड था वो मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। मंगोलों की जो इसमें सैनिक व्यवस्था थी प्रभावित होती थी। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए कि मनसबदार का रैंक जो होता था उसमें 2 डिजिट होते थे। जो पहला डिजिट था वो उसको जात रैंक से रिलेटेड होता था, जो सेकंड वाला होता था वो सवार रैंक से रिलेटेड होता था। फर्स्ट डिजिट इज रिलेटेड टू द जात रैंक एंड द सेकेंड डिजिट इज रिलेटेड टू द सवार रैंक। और जात शब्द में क्या होता था कि किसी अधिकारी के, हम जात से हमें क्या पता लगता था कि उसका किसी भी अधिकारी की क्या श्रेणी है, क्या उसके अधिकारियों के बीच में उसका स्थान कैसा है, उसका वेतन कैसा है। और सवार से हमें पता लगता था कि संबंधित अधिकारी के अंतर्गत कितनी सेना रखी गई है। और यह मैंने आपको डिवाइड करके बता दिया था। जिसके पास 10 से लेकर 500 जात होती थी उसे मनसबदार कहते थे। जिसके पास 50 से लेकर 2500 तक जात होती थी उसे अमीर कहते थे। और जिसके पास 2500 से भी ज़्यादा जात होती थी उसे अमीर उल उम्दा कहते थे। और लेकिन कभी कभी राजकुमारों को बड़ी बड़ी मनसबदारी भी दे देते थे। इसका एक उदाहरण मिला हमें दारा शिकोह, जो कि औरंगजेब का भाई था, उसको 60,000 रैंक की मनसबदारी दी गई थी। तो ये जिस प्रत्येक सवार, जो भी सवार होता था उसके उसके पास क्या रखा था? प्रत्येक सवार पर 2 घोड़े रखे जाते थे और उसे द बिश्ती मेथड कहा जाता था। और जिस सवार के पास एक घोड़ा होता था उसे आधा सवार या नीम सवार कहा जाता था। होगा ये थोड़े पिक्चर आप ना देख लीजिए फिर से, और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ध्यान रखिएगा आपकी मनसबदारी सिस्टम था क्या। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि जागीर प्रथा क्या थी। देखो अकबर है ना मनसबदारों को सैलरी देना चाहता था कैश के रूप में, ठीक है, लेकिन
उस समय के जो लोग थे ना, एलीट वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमें ना पैसे वैसे कैश वैश नहीं चाहिए, हमें चाहिए ज़मीन, ज़मीन जायदाद चाहिए, हमें ज़मीन जायदाद चाहिए, मतलब ज़मीन चाहिए। तो ज़मीन का बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन होता था। तो वो कहते हैं हमें सिर्फ जो पैसे दो, आप सैलरी दो, वो भू संपत्ति के रूप में दे दो। इसलिए कुछ अधिकारियों को जागीर में वेतन दिया जाता था। जागीर एक तरीके से क्या है, भूमि का एक टुकड़ा है। जैसे इक्ता व्यवस्था होती थी दिल्ली सल्तनत में, वैसे ही मान लीजिए कि मुगल काल में होती थी जागीरदारी व्यवस्था। ये कुछ जो कुलीन वर्ग थे वो कहते हैं हमें कैश में सैलरी नहीं चाहिए, हमें आप है ना ज़मीन दे दो। तो अकबर ने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने जागीर देने की शुरुआत की। तो उन्होंने कहा अधिकारियों को जो वेतन देते थे वो जागीर में देते थे, और कुछ मनसबदार को नगद में भी, जिनको कैश में कोई कहता है कि देखो जैसे आजकल के टाइम में कोई कहता है कैश दे दो, कोई कहता है ऑनलाइन पेमेंट कर दो। वैसे उस टाइम पे मान लीजिए कोई कहता है हमें कैश दे दीजिए, और कोई कहता है हमें सिर्फ है ना आप दे रहे हो सैलरी तो आप ऐसे कीजिए जागीर दे दीजिए। तो इस टाइप से ये चलता था। और कुछ अन्य को जागीर में और कुछ को नगद एवं जागीर दोनों में वेतन दिया जाता था। मतलब किसी को तो सिर्फ जागीर में दिया जाता था, किसी को सिर्फ कैश में देते थे, और किसी को कैश और जागीर दोनों में दिया जाता था। जागीरों में अनुमानित आय को जमादामी कहा जाता था, क्योंकि इसका आंकलन दाम के रूप में होता था। ठीक है, और उस काल में 1 रुपया 40 दाम के बराबर होता था। जमा में जो लैंड रेवेन्यू था, जो अंतर्देशीय पारगमन शुल्क, सीमा शुल्क और शायद जिहाद नामक अन्य कर भी शामिल होता था। निर्धारित वेतन में कटौती का भी प्रावधान था कि भाई वेतन में कटौती की जा सकती थी। सबसे ज़्यादा जो कटौती थी वो दखनियों से की जाती थी, जिनके वेतन का लगभग 1/4 लगभग 25% तक काट लिया जाता था। और इसके अतिरिक्त सम्राट के मवेशियों के चारे के खर्च के लिए खुराक दबाव नामक कटौती की जाती थी। मवेशियों के चारे का भी तो कोई कहीं से खर्चा निकालना है ना, तो देखो कहाँ से करते थे, ये कहते खुराक दबाव नामक ये कटौती की जाती थी। ये सब सम्राट के मवेशियों के चारे के खर्च इससे किया जाता था। नगद वेतन प्राप्त करने वाले में से 1 रुपये में 2 दाम काट लिया जाता था। तो जो जागीरदारी सिस्टम था वो ऑल द मुगल मनसबदार वर पेड थ्रू एन असाइनमेंट ऑफ जागीर। मतलब क्या है कि जो भी मुगल मनसबदार थे उन्हें वेतन देते थे, तो जागीर के रूप में भी जो वेतन दिया जाता था। हमने डिस्कस कर लिया है जागीर के रूप में, कैश के रूप में, और कईयों को कैश और जागीर के रूप में, दोनों के रूप में। दीज जागीर कैन बी लिंक टू दिल्ली सल्तनत एकता सिस्टम, जो मैंने आपको बताया कि एकता सिस्टम जैसा ही है, वेयर द सल्तनत parceled out their territory to be administered by the nobles and the state officials. These officials were responsible for maintaining law and order and collection of land revenue. After meeting the necessary expense, the इक़्तिदार used to send the surplus revenue to the central treasury. मतलब ऐसी है इक़्तिदार वाली, जैसे इक़्तिदारी व्यवस्था थी उसमें क्या करता था, जो भी ज़मीन थी ना, एक तो सामंतवादी प्रक्रिया भी समझ सकते हो, एक जैसे ही लगता है सब, कि एक ज़मीन का टुकड़ा आपको दे दिया, वो आपकी वेतन है। अब आपको क्या करना है कि उस ज़मीन पे लॉ और ऑर्डर आपको मेंटेन करना है। जो सैलरी और अलाउंस, उससे जो आपको प्रोडक्शन करोगे उसमें से जो आपकी सैलरी मतलब जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है एक्चुअली, वो रेवेन्यू आपको क्या करना है, उसका एक हिस्सा अपने पास रखना है, और बाकी का हिस्सा आपको जो सरप्लस वाला है वो सेंटर को भेजना है। मतलब जो मुगल अंपायर है उसको भेजना पड़ेगा आपको। तो ये सिस्टम जागीरदारी व्यवस्था थी। तो आप समझ रहे हो जागीरदारी व्यवस्था और इक़्तिदारी व्यवस्था एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, एक जैसे ही आपको प्रतीत हो रहा होगा कि जब इक़्तिदार भी यही करते थे कि जब उनका खुद का खर्चा निकल जाता था तो वो जो सरप्लस था वो सेंट्रल ट्रेजरी मतलब कि केंद्रीय खजाने को दे देते थे। कुलीनों की संपत्ति का अधिग्रहण राज्य की मांग के अनुसार समायोजित तथा कुलीन और इसके अधिकारियों के बीच इसके बंटवारे का काम खान ए समा नाम का अधिकारी करता था। देख लीजिए, थोड़ा सा ये फैक्ट्स है, आप इसको क्या कर सकते हो कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसमें आपको जहाँ लिखना पड़ेगा वहाँ पर इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। कभी कभी सम्राट इस्लामी उत्तराधिकारी कानून की परवाह नहीं करते, अमीर की संपत्तियों को बंटवारा करके इसके उत्तराधिकारियों को भी दे देते थे। मतलब कि ऐसा इस्लामी उत्तराधिकार कानून की परवाह ना करते हुए भी संपत्ति का बंटवारा कर देते थे और उसको उत्तराधिकारियों के बीच में बांट देते थे। 1666 में औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया था कि उत्तराधिकारीहीन कुलीन अगर मर जाए तो सारी संपत्ति राजकोष को दी जाएगी। मतलब ऐसा भी होगा ना कि जो कई ऐसे भी होंगे जो जागीरदार जिनके कोई बेटा नहीं होगा या कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, वैलिड उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो उसके आने वाली जो ये प्रॉपर्टी है, जागीरदारी व्यवस्था आनुवंशिक प्रतीत होती है इस स्टेटमेंट से हमें कि अगर जागीरदार मर जाए तो उसकी संपत्ति, उसकी जागीरदारी थी, जो जागीर थी, वो उसके बेटे को ट्रांसफ़र हो जाती थी, उसके उत्तराधिकारी को ट्रांसफ़र हो जाती थी। लेकिन 1666 तक
ये चलता रहा। और उसके बाद जब औरंगजेब था उसने एक फरमान जारी किया, कहा कि अगर वैलिड उत्तराधिकारी नहीं है तो भी जो संपत्ति होगी वो नष्ट हो जाएगी, एक्चुअली उसके राजकोष में, जो स्टेट के जो सेंटर का जो राजकोष है उसके अंदर चली जाएगी। 1691 के फरमान में इन कुलीनों की संपत्ति को नष्ट न करने का आदेश दिया जिनके उत्तराधिकारी राज्य सेवा में कार्यरत थे। एकता और जागीर में अंतर इक्तदारी में संबंधित इक्तदार एकता के प्रशासन से जुड़े हुए थे कि तो जागीर में देखो, इसमें अब डिफरेंस बता रखा है कि एकता और जागीर में क्या डिफरेंस था। देखो, इक्तदारी में से संबंधित जो एकता जो ज़मीन का टुकड़ा था उसके ऊपर जो राज करता था वो इक्तदार था, और इक्तदारी इसको व्यवस्था को कहते थे। तो कह रहे इक्तदारी से रिलेटेड जो इक्तदार था वो एकता के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए थे, किंतु जागीर में एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिसर्स के हाथ में था। जागीरदार केवल लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड होते थे, जबकि इक्तदारी व्यवस्था में फवाजिल की गुंजाइश होती थी। फवाजिल होता था कि जो एक्स्ट्रा रकम है, ठीक है, मतलब जो ऊपर की कमाई है, एक तरीके से ऐसे मान लीजिए कि अतिरिक्त रकम को केंद्रीय खजाने में भेज दिया जाता था। मतलब इक्तदारी में एक्स्ट्रा सरप्लस होता था, लेकिन जागीरदारी में एक्स्ट्रा सरप्लस वाला जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था। जागीर में वही एक्स्ट्रा इनकम की कोई गुंजाइश नहीं थी। संबंधित मनसबदार को उतनी ही जागीर दी जाती थी जितना उसकी सैलरी होती थी। मतलब कि इक्तदारी व्यवस्था और मेरे को जागीरदारी व्यवस्था में अगर कहो कि डिफरेंस करना है तो मैं सिंपल से कहूँगा, देखो, जागीरदारी व्यवस्था में जो जागीर दी जाती थी वो उसकी इनकम के अकॉर्डिंग दी जाती थी। जितनी उसकी सैलरी होती थी उसके बराबर उसका असेसमेंट करके, उसका आंकलन करके जागीरदार को जागीर दी जाती थी, सिंपल सी बात। लेकिन इक्तदारी व्यवस्था और जागीरदारी व्यवस्था किससे रिलेटेड है? मुगल टाइम पर से रिलेटेड है, जबकि इक्तदारी व्यवस्था रिलेटेड है दिल्ली सल्तनत में। और एकता दी जाती थी किसको? किसी भी इक्तदार को, और इस व्यवस्था को कहते थे इक्तदारी। और लेकिन जो एक्स्ट्रा इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो इक्तदारी में है, क्योंकि उसमें असेसमेंट करके, उसमें आंकलन करके एकता नहीं दी जाती थी, उसमें एक्स्ट्रा इनकम की गुंजाइश थी। जागीरदारी में एक्स्ट्रा इनकम की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए इक्तदारी व्यवस्था में जब एक्स्ट्रा इनकम की गुंजाइश थी तो जो एक्स्ट्रा इनकम है, जो सरप्लस है, वो इक्तदार क्या करता था, वो सेंट्रल जो भी कह लीजिए कि केंद्रीय का जो राजकोष है उसके अंदर भेज देता था। जागीर एक तनख्वाह वेतन के रूप में दी गई जागीर, ये कुछ टर्म्स हैं, ध्यान रखिए। जागीर तनख्वाह कहते थे जो वेतन के रूप में आपने जागीर दी थी उसे। मसरूत किसी व्यक्ति को दी गई शर्त जागीर, कोई जागीर दी है लेकिन उसके ऊपर कोई शर्त है। इनाम जागीर ये पद एवं कार्य रहित होती थी और राज्य में इसे किसी विशेष सेवा के बदले में दिया जाता था। वतन जागीर, ये जागीर राजपूतों को दी जाती थी, अर्थात उनका अपना क्षेत्र उन्हें जागीर के रूप में दे दिया जाता था। तनख्वाह जो जागीर थी वो वंशानुगत नहीं थी, मतलब आगे नहीं ट्रांसफ़र होगी। जागीरदारों को एक जागीर पर लगभग 5 सालों के लिए नियुक्त किया जाता था, किंतु वतन जागीर वंशानुगत थी और वह ट्रांसफरेबल नहीं थी। जो राजपूतों को जो देते थे ना जो जागीर, उसकी बात कर रहे हैं, वो वंशानुगत थी, लेकिन वो आप एक से दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे। लेकिन अपने बच्चों को, आप मतलब जो आने वाले आपके उत्तराधिकारी, उनको मिल जाती थी। तनख्वाह जागीर थी जो वेतन के रूप में जागीर देते थे, वो उस पर एक्चुअली क्या था कि 3 साल के नियुक्त करते थे, 5 नहीं है 3 साल है। और आगे देखिए, शाहजहाँ के टाइम पीरियड में जहांगीर का बता दिया, शाहजहाँ के टाइम पीरियड में बता दिया कि कैसे कैसे ये आगे बढ़ता गया। जहांगीर ने अलतमागा जागीर लागू की। यह जागीर मुस्लिमों को दी जाती थी। जिस प्रकार वतन जागीर रिलेटेड था हिंदुओं से रिलेटेड, वैसे ही अल्तमागा बहुत ही अजीब सा नाम है, वो मुस्लिम लोगों को दी जाती थी। जहांगीर ने मनसबदारी पद्धति में एक नई बात जोड़ी जिसे 2 अस्पा सी अस्पा के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार किसी भी मनसबदार के जात रैंक में वृद्धि किए बिना उसके अंतर्गत सवारों की संख्या बढ़ाई जा सकती थी। ये नया कॉन्सेप्ट लाया था जहांगीर ने। उसने कहा कि अगर मनसबदार के जात रैंक में मैं अगर वृद्धि ना करूं तो भी मैं उसके सवार की संख्या बढ़ा सकता हूं। शाहजहाँ ने उसमें एक नई बात जोड़ दी जो महाना वेतन पद्धति के नाम से जानी जाती है। अब महाना वेतन पद्धति आ गया। अब महाना वेतन पद्धति का जो आप कह लो कि ओरिजिन किसके टाइम पीरियड में देखा जाता है, तो शाहजहाँ के टाइम पीरियड में देखा जाता है। अब मनसबदारों को वेतन पूरे साल नहीं देते थे, बल्कि 10 महीने, 8 महीने, 6 महीने या 5 महीने के लिए दिए जाने लगे। और इसके अनुसार क्या, मनसबदारों के अधीन रखी गई सेनाओं की संख्या भी कम कर देगी। मतलब कि
जो सैलरी है पूरे साल नहीं दे रहे, उसके टाइम पीरियड को कम कर दिया है, और जो सेना है उसकी संख्या भी कम कर दी है। बहुत सारे हिस्टोरियन ने ये साबित करने की कोशिश की कि ऐसी जागीरदारी संकट के कारण हुआ। जागीरदारी संकट के कारण जमादामी और हासिलदामी में अंतर आने लगा, और ये संभवतः भूमि उत्पादकता के में ह्रास के कारण हुआ। ठीक है, मतलब कह रहे लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होने लगी थी, इसलिए क्या हुआ, जागीरदारी संकट उत्पन्न होने लगा। लेकिन जो एक हिस्टोरियन है सतीश चंद्र, उनका मानना है कि शाहजहाँ ने महाना वेतन जमादामी और हासिलदामी में अंतर के कारण नहीं निर्धारित किया, क्योंकि जैसा हम मानते हैं कि शाहजहाँ के शासनकाल में जागीरों की आमदनी में कमी नहीं हुई। देख लीजिए थोड़ा सा ये टॉपिक बचा है, जागीरदारी संकट पढ़ते हैं। चलो, ये एक आर्थिक समस्या नहीं थी बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम थी। जब नॉर्थ इंडिया में प्रशासनिक ढांचा कमज़ोर होने लगा, जब इंडिया में, उत्तर भारत में मुगल काल की बात कर रहे हैं, तब जब उनका ढांचा कमज़ोर होने लगा तो धीरे धीरे जमींदारों ने क्या किया, पावर अपने हाथ में ले ली। जब सेंट्रल पावर कमज़ोर होने लगती है तो क्या होता है कि जो होते हैं ना, जैसे सामंत टाइप के या जमींदार वर्ग, वो अपने पास अब पावर अपने हाथ में लेने लगते हैं, खुद को आर्मी स्ट्रॉन्ग करने लगते हैं, उसके अंदर क्या करने लगते हैं कि रिसोर्सेज पे कब्जा करने लगता है, जिससे वो ज़्यादा पावरफुल होने लगते हैं, और एक टाइम पीरियड के बाद वो क्या करते हैं, केंद्रीय शक्ति को चुनौती देने लगते हैं। जागीरों में जमींदार मनसबदारों को लैंड रेवेन्यू कलेक्ट में अवरोध उत्पन्न करने लगी, और ऐसी जागीरें जोरत लब जागीर कहलाती थी। दूसरी तरफ कुछ जागीरें ऐसी थी जिससे आसानी से आप क्या कर सकते हो, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो, और ऐसी जागीरों को सैर हासिल जागीर कहा जाता था। स्वाभाविक रूप से मुगल दरबार में सैर हासिल जागीरों के लिए मनसबदारों में कंपटीशन होने लगा, और उसके बाद गुटबंदी जैसे कॉन्सेप्ट आ गया, और जिसके आउटकम क्या हुआ कि जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर था चरमरा गया। औरंगजेब ने बहुत सारी जागीर भूमि और पेबाकी भूमि गया, जैसे जो इसको कहते थे, ऐसी भूमि जो खालसा भूमि से अलग हो किंतु अभी तक किसी को जागीर के रूप में नहीं दी गई हो, खालसा भूमि में तब्दील किया गया। साथ ही उसने मनसबदारों की संख्या में वृद्धि कर दी, अतः कभी कभी एक ही जागीर कई मनसबदारों के बीच में बांट दी जाती थी, और इसी ने एक प्रकार की प्रशासनिक अव्यवस्था को उत्पन्न किया। तो देखिए, इसको आप कॉन्सेप्ट जागीरदारी संकट अगर पूछे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लिख लीजिएगा। थोड़ा सा फैक्चुअल है, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन ठीक है, आप लिख सकते हो। मैंने आपको जागीरदारी व्यवस्था बता दी, मैंने आपको मनसबदारी व्यवस्था बता दी, मैंने जागीरदारी और मनसबदारी के बीच में डिफरेंस बता दिया, और इधर जागीरदारी संकट के बारे में हमने बात कर ली। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं सॉरी। और मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपने टेलीग्राम का और व्हाट्सअप का ग्रुप का क्या लिंक दूंगा, आप देख लीजिएगा, या कमेंट को पिन कर दूंगा, आप वहां से हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो MHI 4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने आज कवर कर लिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।